राधे राधे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रिचार्ज क्रिएटिविटी में। आज जो हम अपनी कक्षा के अंदर लेकर के आए हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि आज मैं जो कक्षा ले रही हूँ यहाँ पर, ये बहुत लंबे समय के बाद इस तरीके से बोर्ड पर आपको पढ़ाने जा रही हूँ। और इसकी भी एक खास वजह है कि पहले तो थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य सही नहीं था, जिसकी वजह से मैं ज्यादा देर खड़ी नहीं हो पा रही थी। दूसरी बात ये है कि अभी ये जो आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं, ये हम केवल इसको बोर्ड पर ही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसकी वजह से। अदरवाइज मैं आपको पढ़ाती तो जैसे अभी तक पढ़ाना चाह रही थी, पढ़ा रही थी, ठीक उसी तरीके से भी पढ़ा सकती थी, लेकिन वो उतने समझ में नहीं आता जितना कि आज इस तरीके से आएगा। थोड़ा सा मैं आपको बाद में इसमें वीडियो एक और इसी में ऐड कर दूंगी, थोड़ा अलग से और दिखाने के लिए, समझाने के लिए, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ से हम आपको एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपनी कक्षा के अंदर। और अब हम आपको ये बता देते हैं कि आखिर आज हम ऐसा कौन सा टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि इतना इम्पोर्टेंट है और आपको हम बोर्ड से पढ़ा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे शिक्षण की दुनिया के अंतर्गत बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि जहां पर हम ये समझ ही नहीं पाते कि आखिर ये क्या है। जैसे अभी हम पिछले कुछ पेपर्स को उठा करके देखें तो कुछ प्रश्न इस तरीके से आ रहे थे हमारे बीएड में से जो संबंधित है, बीएड में भी आ रहे थे, साथ ही साथ ये आपका सीटेट में भी आया है और टेट में भी। तो ये पूछा जा रहा है। अब बात आती है वो कौन सा प्रश्न है। प्रश्न कुछ इस तरीके से होता है, जैसे आप यहाँ पर ये देख रहे हैं 5E मॉडल। 5E मॉडल है क्या? 5E मॉडल बहुत ज्यादा, और यहाँ तक कि इसको किसी ने शायद इतनी सरल भाषा में बताया भी नहीं होगा जितनी की आसान सी भाषा में आज मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। सबसे पहले हम ये देखते हैं, टॉपिक है हमारा 5E मॉडल, यानी कि इसको 5E रणनीतियों के नाम से भी जाना जाता है। और वो कैसे? वो इस तरीके से कि कोई ऐसी रणनीति होती है, कोई ऐसा मॉडल होता है, कोई ऐसा तरीका होता है जिसके माध्यम से हमारी टीचिंग जो है वो बहुत ही प्रभावपूर्ण बन जाती है। अब ये हमारे कुछ शिक्षण कौशल के अंतर्गत आ गए, लेकिन हम इसको अदर देखते हैं बाहर की दुनिया में, शिक्षण से हट करके, तो वहां पर भी इस चीज को हम देख सकते हैं। लेकिन शिक्षण के अंतर्गत ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु होता है। अब हम ये देखते हैं, अभी इसके अंदर हमारे बोर्ड में 3 ही ये हमारी रणनीतियां आई हैं, यानी कि 5 में से 3 हमने पॉइंट यहाँ पर रखे हुए हैं, 2 आगे इसको समाप्त करने के बाद रखूंगी। जैसे हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ये आपने देखा सबसे पहले कि ये जैसे एंगेज है, एक्सप्लोर है, एक्सप्लेन है, इस तरीके से हमारे अभी 2 और हैं, वो तभी बताऊंगी। यानी कि जो 5 मॉडल बताए हैं या 5 रणनीतियां बताई हैं, तो वो 5E। अब 5 का समझ में आ गया, 5 तरह की होती हैं। ई का क्या मतलब है? तो यहां मैं आपको बता देती हूँ। ई का ये मतलब होता है कि जितनी भी ये मॉडल यानी रणनीतियां हमारी तैयार हुई हैं, तो अंग्रेजी भाषा के माध्यम से हम देखते हैं, तो सबकी जो शुरुआत होती है वो ई से होती है। तो 3 तो ये आपके सामने है, एंगेज, एक्सप्लोर और एक्सप्लेन। तो ये 3 आपके सामने है, 2 और आएंगी। तो ये यहाँ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, तो सबसे पहली और आसान सी बात ये है कि जहां पर 5 तरीके होते हैं, 5 मॉडल होते हैं, तो ये तो 5 हो गए। ई का मतलब इसकी शुरुआत अंग्रेजी शब्द के ई से शुरू हुआ है, तो इसीलिए हम इसको 5 मॉडल या 5E रणनीतियों के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब वो रणनीति कौन कौन सी होती हैं, आपको एक आसान सी ट्रिक और बताऊंगी कि किस रणनीति या किस मॉडल के बाद कौन सा आता है, यानी इनकी सीक्वेंसी जो है वो क्या है और कैसे है, वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगी। तो जैसे हम सबसे पहले यहाँ देखते हैं एंगेज। एंगेज का शब्द से ही हम तात्पर्य लगा लेते हैं, संलग्न करना या जुड़ना। जब एंगेज होती है, कोई जुड़ता है, कोई भी चीज होती है, या फिर हम उसको संलग्न कर लेते हैं, या वो स्वतः ही संलग्न हो जाती है, उसको कहा जाता है एंगेज। अब इसमें शिक्षण विधि के अंतर्गत, शिक्षण रणनीति के अंतर्गत एंगेज क्या कार्य करता है वो देख लेते हैं। जैसे छात्रों की रुचियों को कैप्चर करना। छात्रों की जो भी रुचियां होती हैं, हमारी कक्षा के अंदर जितने भी बच्चे बैठे हुए होते हैं, हर बालक अपने अपने अंदर एक अलग ही रुचि रख करके होता है। अब उसकी रुचि को एक शिक्षक के द्वारा कैप्चर करना, पकड़ना। फिर है एक
विषय के बारे में छात्रों को जो पता है उसके विषय में सोचना, यानी कि कोई एक विषय है उसके विषय में छात्रों को पता है तो यहाँ पर जो है उसी के विषय में सोचना, उसे उजागर करना व छात्रों की गलत धारणा का निर्धारण करना। तो यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है एंगेज के अंतर्गत, यानी किसी चीज को जोड़ना है। कैसे जोड़ना है? कक्षा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की रुचियों वाले छात्र और छात्राएं मौजूद होते हैं। शिक्षक एक होता है, परंतु शिक्षक का दायित्व ये होता है, यहाँ पर शिक्षक और छात्र दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, संलग्न होते हैं, जुड़ते हैं। तो यहाँ पर एक शिक्षक का दायित्व बनता है हर व्यक्ति का, यानी हर छात्र का जो भी इंटरेस्ट है, उसकी रुचि है, उसको कैप्चर करना, पकड़ना, फिर उसी के अकॉर्डिंग उसको कार्य निर्धारित करना, उसको शो करना, इसकी रुचि किस चीज में है। तो यहाँ पर वही योग आ गया। अब वही विषय रखना है हमें कक्षा के अनुसार। अब वहां पर एक ही रुचि के 4-5 छात्र भी हो सकते हैं, एक ही रुचि का एक ही छात्र भी निकल सकता है। तो यहाँ पर हमने ये देखा, उसको उजागर भी करना है, शिक्षक का दायित्व है। अगर छात्रों की कोई गलत धारणा है उसको भी निर्धारण करना है, क्योंकि यहाँ पर साफ दे रखा है निर्धारण करना, उसको निर्धारण करना है, क्योंकि वहां अगर वो गलत सोच रहा है तो जब तक हम उस धारणा को शो नहीं करेंगे तब तक हम उसकी गलत कहां पर है वो, उस धारणा को हम झूठा नहीं कह सकते। तो उसकी उस धारणा को पहले हमें गलत साबित करना है सबके सामने, ताकि जब उसकी खुद की सोच सामने आएगी कि वो कहाँ गलत था, तभी अन्यंत्र यानी कि आगे जा सकता है। वरना उससे पहले तो छात्र यही सोचता है कि मैं सही हूं, जैसा हर व्यक्ति सोचता है। तो यहाँ पर संलग्न करना है हर एक कक्षा के छात्र को, और शिक्षक भी उसमें इन्वॉल्व होता है, उसकी रुचियों को उजागर करना होता है। फिर किसी विषय के ऊपर कोई भी पॉइंट है, वहां पर जो उसकी धारणा है वो गलत है तो उसको उजागर कर करके और फिर हमको एक सही राय उसके ऊपर रखनी होती है, तब जाकर के छात्र अपनी सही रूप से जो भी क्रियाएं होती हैं उसको वो आराम से कर सकता है। तो पहले होता है एंगेज यानी कि संलग्न या जोड़ना, ठीक है। दूसरा आता है एक्सप्लोर। एक्सप्लोर के अंतर्गत होता है अन्वेषण करना, खोज करना या पता लगाना। कोई भी समस्या होती है उसको जब तक कि सोचना, एक सोच नहीं रखेंगे, उसके विषय में खोज नहीं करेंगे, अन्वेषण नहीं करेंगे, तब तक पता नहीं लगा सकते। अब यहाँ इसके अंदर इस पॉइंट के अंतर्गत क्या है कि यहाँ बच्चा स्वयं होता है इन्वॉल्व। इस गतिविधि के अंतर्गत बच्चा जो है स्वयं जो है इन्वॉल्व होता है। जैसे इसमें 2 पॉइंट बता रखे हैं। पहला है छात्रों को सहायता रूपी अन्वेषण गतिविधियां प्रदान करना, यानी कि कोई भी खोज करने के लिए शिक्षक उसके अंदर इन्वॉल्व रहता है एज ए मीडिएटर, परंतु वो दूर से रहता है, उसके साथ ऐसे नहीं है कि हर गतिविधि में वो शामिल हो। जहां गलत है वहां पर वो इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। फिर है छात्रों को सामान्य तौर पर ठोस अनुभव देना, जो कि छात्रों को अवधारणाओं और कौशलों का निर्माण करने में मदद करे। कुछ ऐसे प्रूफ होते हैं जो कि बहुत ही सॉलिड होते हैं, उन चीजों को वो, यानी ये शिक्षक का है, ये शिक्षक का खुद का एक अनुभव होता है जो कि सॉलिड होता है। वो अनुभव एक शिक्षक अपने रूप में बच्चों को दे सकता है जहां छात्र को आवश्यक पड़ती है वहां पर। तो वहां पर जो उसकी अवधारणा है उसको कौशलों का निर्माण करने में उसकी एज ए मीडिएटर सहायता कर सकता है, पहला। दूसरा आता है स्वयं का अनुभव प्राप्त करने के लिए अथवा अनुभव प्रदान करने के लिए। यहाँ दोनों तरह से हो रही है। एक शिक्षक का दायित्व बनता है, क्योंकि कहा भी जाता है कि एक शिक्षक पढ़े तो बालक और पढ़ाए तो बालक। जब दोनों तरह से है तो एक शिक्षक को हमेशा सीखना भी होता है। तो यहाँ पर यही बताया कि स्वयं का अनुभव प्राप्त करने के लिए और कुछ सीखने के लिए भी है, और यहाँ पर उसको अनुभव प्रदान करने के लिए भी, कुछ सिखाने के लिए भी है। तो यहाँ पर जैसे अभी बताया था, इसमें एज ए मीडिएटर की तरह से ही एक शिक्षक कार्य करता है, क्योंकि बच्चा ही यहाँ पर पूरी तरह से इन्वॉल्व होता है, जैसा कि यहाँ पर ये बताया गया है। तो जब बच्चा खुद इन्वॉल्व होता है तो वहां पर एज ए मीडिएटर की तरह से एक शिक्षक खुद देखता है कि यहाँ पर बालक क्या कर रहा है, वो सही है या गलत है, तो वहां अपना अनुभव उसका दिखाई दे रहा है। लेकिन जहां गलत है तो शिक्षक अपना अनुभव वहां पर दिखाई देगा। तो अनुभव स्वयं प्राप्त करने के लिए भी होता है, अनुभव प्रदान करने के लिए भी होता है। अब ये औपचारिक रूप से अवधारणाओं, प्रक्रियाओं और कौशल का विकास करने के लिए उपयोग करते हैं। इसके अंतर्गत जो गतिविधियां आती हैं वो औपचारिक रूप से आती हैं, जिसमें अवधारणाएं कोई भी जो निर्धारित की गई थी, किस किस पर कार्य करना है, जो भी प्रक्रियाएं हैं जिसको कि अंजाम दे रहे हैं,
और कौशल का जो विकास है, जो भी हमारा स्किल्स है हमने जो निर्धारित किए हुए हैं उनका विकास करने के लिए उपयोगी हो सकते हैं, तो उस पर वो कार्य किया जा सकता है। तो ये तो यहाँ पर हो गया एक्सप्लोर यानी कि अन्वेषण, खोज करना या पता लगाना। ठीक है। तीसरा आता है एक्सप्लेन। एक्सप्लेन में आता है समझाना, व्याख्या करना या स्पष्ट करना। अब यहाँ पर हम ये तीन तरह से इसके अंतर्गत ये बताए हुए हैं कि पहला आता है छात्र अपने शब्दों में अपने विचारों को स्पष्ट करते हैं और एक दूसरे के विचारों को गंभीरता से सुनते हैं। अब यहाँ पर छात्र इन्वॉल्व होते हैं पूरी तरह से। एक्सप्लेन करना है, एक छात्र को एक्सप्लेन करना है कि उसने कौन सा अन्वेषण के रूप में पता किया था, क्या खोज उसने की थी, तो उसी चीज को वो एक्सप्लेन करता है यहाँ पर कि हमें क्या समझा रहे हैं। तो यहाँ पर एक शिक्षक सुनता है तो छात्र अपने शब्दों में जो भी उसने रखा अपने ही शब्दों में विचारों को स्पष्ट करते हैं और एक दूसरे के विचारों को गंभीरता से सुनते हैं। क्योंकि जब भी हम कोई वर्क करते हैं, टीम वर्क अगर होता है तो वहां पर हम शब्दों को किसी को सुनते हैं, यानी 4-5 व्यक्तियों के हमने शब्दों को सुना और फिर अपना एक डिसीजन रखा। वही कंडीशन यहाँ पर होती है कि अपने शब्दों में अपने विचारों को, छात्र अपने शब्दों में अपने विचारों को स्पष्ट करते हैं और एक दूसरे के विचारों को गंभीरता से लेते हैं वहां पर क्या सही है। दूसरा आता है शिक्षक गलत अवधारणा को सुधारता है। अगर छात्र गलत होता है तो वहां पर शिक्षक जो है छात्र की जो गलत अवधारणा होती है उसमें सुधार करता है और सही शब्दावली का परिचय देता है कि यहाँ ऐसे नहीं, इसको ऐसे होगा, यानी फिर एक एज ए मीडिएटर की तरह यहाँ पर वो आता है। और तीसरा जो आता है हमारा इसके अंदर एक्सप्लेन के अंतर्गत कि टॉपिक यानी कि जो भी हमारा विषय है पर क्या महत्वपूर्ण है कि छात्रों के स्पष्टीकरण को स्पष्ट रूप से जोड़ने के लिए स्पष्टीकरण का अनुभव करें जो उन्होंने संलग्न चरणों का पता लगाने के लिए किया था। यानी कि जो भी विषय था वो महत्वपूर्ण होता है हमारा और छात्रों का जो स्पष्टीकरण यानी कि यहाँ पर उसने अपने विचारों में उसको स्पष्ट किया था, उसको स्पष्ट रूप से जोड़ने के लिए जो भी स्पष्टीकरण का अनुभव है कि मैंने क्या किया, कैसे स्पष्ट किया, कैसे संलग्न किया, किस तरीके से मैंने व्यक्त किया, उस चीज को हम किस तरीके से, कोई उदाहरण भी हो सकता है उसके माध्यम से कर सकते हैं, कोई हमारा चार्ट भी हो सकता है हम उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। तो वहां पर जैसे भी उसका अनुभव रहा था उसको संलग्न चरणों में पता लगाने के लिए उसको रखा था कि हमने ये स्टेप पार किए थे तब जाकर के हम यहाँ पर आए हैं और इससे हमें क्या फायदा हुआ है, क्या होने वाला है, उस चीज को हमने यहाँ पर इसको बताया। ये तीन चीज हमने आपको बताई है। अब मैं आपको बीच में एक छोटी सी बात और बता देती हूँ। शायद अभी तक आपकी समझ में ये नहीं आया होगा कि आखिर ये कब यूज होते हैं और क्यों यूज होते हैं। तो ये चीज मैं अब आपको यहाँ पर ये बता देती हूँ, तब मैं आगे आपकी 2 रणनीतियां और रह गई हैं उसको और बता देती हूँ। तो हम आपको ये बता देते हैं कि ये तीनों चीजें जब हमारे कक्षा के अंतर्गत, हमारे किसी भी क्रिया के अंतर्गत आती हैं, एक नियमबद्धता होती है, योजनाबद्धता होती है, क्रमबद्धता होती है। इस तरीके से जब हमारी ये चरण उत्पन्न होते हैं तो उन्हीं चरणों को क्लियर करने के लिए हमें ये सारी योजनाएं बनानी पड़ती हैं ताकि हमारी पाठ योजना एक शिक्षक के द्वारा जो पाठ योजना निर्धारित की जाती है वो पॉइंट टू पॉइंट हमारी सही होती चले और छात्र उस चीज से ज्यादा इन्वॉल्व होकर के उस चीज को सीखता जाए। तो ये 5 तरह की जो रणनीतियां होती है, 5 तरह के जो 5E मॉडल्स हमारे होते हैं, इनके माध्यम से हमने कोई भी अवधारणा बनाई, अवधारणा बनाने के बाद उससे हम परिचित हुए, परिचित होने के बाद फिर हमने उसको एक्सप्लेन किया, व्याख्यात किया, तब जाकर के हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये हमारे लिए हमारे टीचिंग प्लान के अंतर्गत बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं और ये हर सब्जेक्ट में होती हैं। आप ऑल सब्जेक्ट्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, संस्कृत हो या लैंग्वेज हो या अदर हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, मैथ हो, कोई भी हो, वहां हर सब्जेक्ट के अंतर्गत ये मॉडल्स उसके अंतर्गत देखे जाते हैं। तो वही चीज यहाँ पर सामने आई है। तो ये तो हमारी जानकारी यहाँ तक हुई। अब हम आपको आगे इनमें ये 3 बता दी हैं और इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो मैं इसको बिल्कुल नजदीकी से आपको हाथ से लिख करके उसका पीडीएफ भी दे दूंगी। तो अगली जो हमारे शेष 2 रह गई हैं उनको भी मैं आपको परिचित करा देती हूँ कि वो कौन कौन सी हैं। एक बार आप यहाँ देख लीजिए। अब मैं आपको अगली और दिखा देती हूँ। 5E मॉडल के अंतर्गत हमने 3 पढ़े थे, उसकी तीनों की जो स्पेलिंग शुरू हो रही थी, जो हमारा एक
सेंटेंस था उसका वो सब ई से थे, ये भी ई से है और ये भी ई से है। तो यहाँ पर अब आपने ये देखा कि यहाँ पर 5E मॉडल, इसका तात्पर्य है जैसा अभी बताया था कि 5 यानी कि 5 हमारे ये पॉइंट हैं और पांचों पॉइंट हमारे अंग्रेजी भाषा के ई से ही शुरू होते हैं, इसीलिए इसको 5E कहा गया। मॉडल यानी कि वो रणनीतियां जो कि एक प्रभावपूर्ण तरीके से हमारे किसी भी विषय के अंतर्गत रखा जा सकता है। हम ऐसी रणनीतियां तैयार करते हैं जहां पर हम एक प्रभावपूर्ण शिक्षण कार्य कर सके, जिसमें बच्चा खुद इन्वॉल्व हो। कुछ ऐसे एक शिक्षक के माध्यम से कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं जहां पर बालक खुद ही खोज करता है, खुद ही कमियों को निकालता है और खुद ही उसमें सुधार करता है। या यूं कहें कि जो पुराना ज्ञान होता है उस पुराने ज्ञान में अपनी नई टेक्निक लगाने के बाद जो एक नई टेक्निक और निकलती है, यानी पुरानी टेक्निक प्लस हमारी जो नई टेक्निक है उसको लगाने के बाद, यानी अपनी युक्तियों को लगाने के बाद एक नया रूप जो निकल करके आता है उसको कहा जाता है 5E मॉडल, 5E रणनीतियां। तो ये एक इसका साधारण सा अर्थ होता है। अब हम यहाँ पर ये इसका फोर्थ जो हमारा पॉइंट है वो आता है यहाँ पर इलेबोरेट। इलेबोरेट के अंतर्गत क्या होता है कि एक विस्तृत रूप से होता है, उसमें कुछ जटिलताएं होती हैं। उन जटिलताओं से ही, क्योंकि जब तक व्यक्ति के सामने, बालक के सामने कुछ ऐसी समस्याएं उत्पन्न नहीं होंगी तब तक वो उससे संघर्ष नहीं करेगा, और संघर्ष नहीं करेगा तब तक नए ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो यहाँ पर इलेबोरेट के अंतर्गत भी हमारा एक विस्तृत ज्ञान अगर प्राप्त करता है तो ये जटिलताएं आएंगी, जो कि यह दे रखा है कि यह प्रूफ के लिए है, एक ऐसा प्रूफ इकट्ठा करना कि हाँ हमने इन समस्याओं से सामना किया था। ठीक है, अब इसमें आता है कि जब अब छात्र विस्तृत रूप से जटिलता से एक नई स्थिति के लिए सीखी गई अवधारणा की अपनी समझ या सूझ को लागू करते हैं। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि छात्र जो है वो विस्तृत रूप से और जटिलता से एक नई स्थिति के लिए जो है, यानी आगे आने वाली जो स्थिति होगी वो नई होगी, उस स्थिति के लिए इन जटिलताओं से वो जूझता है और तब जो सीखा गया है उस अवधारणा की अपनी सूझ या समझ को वो वहां पर लागू करते हैं। अब तक उसने जो 3 कंडीशंस क्रॉस की थी, उससे जो उसने सीखा था, उससे जो उसने समझ ली थी, उसके बाद उसने एक 4th स्टेप जो अपनाया है, वहां पर उसको एक बहुत ही संघर्ष करने के माध्यम से उसको सीखना है। यानी कि यही एक वो पॉइंट होता है जहां पर उसने अपनी एक सूझ का प्रयोग किया, जो सीखा पुराना वो साथ में क्या और अपनी सूझबूझ लगाई, उससे जो युक्तियां निकली उससे, और फिर एक नई शिक्षा के लिए, नई पद्धति के लिए, नई नीति के लिए, नए मॉडल के लिए एक यहाँ पर उसने एक अपनी सूझ को प्रयोग किया था नई परिस्थितियों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। अब 5वां आता है एवल्यूएट। यहाँ पर क्या अंतर्गत क्या होता है, यानी मूल्यांकन करना या आंकना। स्वयं बालक को भी ये आंकना आना चाहिए कि वो कहाँ गलत था, कहाँ सही है, क्या उसने गलत किया, तब गलत करने के बाद उसने जब सुधार किया तो सुधार में उसने कौन कौन सी युक्तियों को अप्लाई किया था, जिसके माध्यम से उसने अब जिस प्रूफ को रखा है सामने वहां उसका अंकन करना है कि अभी भी ये सही है अथवा गलत है। तो यहाँ पर इसको ये देखा है कि यहाँ पर ये 2 पॉइंटों के माध्यम से बताया कि विभिन्न कौशलों के साथ जो भी उसने अप्लाई किए थे, अवधारणा थी उनकी दक्षता की समझ रखने वाले छात्रों का मूल्यांकन करना। यानी जो भी उसने विभिन्न कौशल अपनाए थे अच्छी एक नई युक्ति के लिए, उनकी जो भी अवधारणा है उसने अपने दिमाग में रखी हुई है, जो समझ रखी है, जो सूझ रखी है, उसी की परखने के लिए, उसकी दक्षता के लिए कि क्या सही है, वहां रखने वाला उस चीज का मूल्यांकन करना, क्या अभी भी वो सही है अथवा गलत है। नई परिस्थिति कैसे उत्पन्न हुई, कोई भी परिस्थिति हो सकती है, वो अभी मैं एक एग्जांपल आपको दूंगी क्योंकि अवधारणाएं बहुत सारी होती हैं। दूसरा आता है छात्रों को अपनी समझ और कौशल का आकलन करने का अवसर। यह एक ऐसी पद्धति होती है कि जहां पर छात्रों का खुद का एक अपनी समझ और कौशल, इन दोनों का आकलन करने का अवसर प्रदान किया जाता है, तब जाकर के वो अपनी दक्षता से परिचित हो सकता है कि क्या वो सही है और कहाँ किस हद तक वो सही है। ठीक है,
अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इसके अंतर्गत। जैसे हमने कोई भी अवधारणा तैयार की, अवधारणा कोई भी हो सकती है, जैसे यहाँ पर ये हमने देखा शुरुआत में आपने जो इसका देखा था पहला पॉइंट, वहां पर हमारी एक अवधारणा तैयार की गई थी। उस अवधारणा को हमने कुछ भी देखा, जैसे एक कक्षा के अंदर बालक को हम किसी कलर से परिचित करा रहे हैं, वो कोई भी परिचित हो सकता है। हमने कहा एक ब्लैक कलर होता है, एक व्हाइट कलर होता है, एक रेड कलर होता है, एक येलो कलर होता है, एक पिंक कलर होता है। तो यानी कि हमने उसको 12 कलर जो है वो पूरे बता दिए। अब उसकी समझ में ये आ गया कि हाँ कलर क्या है। अब ये तो बता दिया कि कलर क्या है, लेकिन हमने ये नहीं बताया कि कौन सा कलर किस चीज में यूज हुआ है। तो वहां पर हमने जैसे जो हमारे पास सहायक सामग्री है उसके अंतर्गत हमने देखा, जैसे हमारे पास ये पेन है, इस पेन को हमने देखा ये ब्लैक भी है, ये व्हाइट भी है। अब इसके अंदर इंक कौन सी हो सकती है हमने ये भी बताया। तो 2 तरह के पेन होते हैं नॉर्मली, एक ब्लैक होता है, एक हमारा जो है ब्लू होता है। तो अब ब्लू कलर को हमने बताया लेकिन दिखाया नहीं, लेकिन वो कब उसकी अवधारणा बन गई, कोई चीज ऐसी है ब्लैक, लेकिन वो अवधारणा कैसे टेस्ट करेगा, तो वहां पर हमने उसको चला करके दिखाया। जैसे कि हमने ये चला दिया तो हमने कहा ये जो है यहाँ पर ब्लैक पेन, यानी इसके अंदर जो इंक है वो ब्लैक है, तो यहाँ पर एक ब्लैक कलर अवधारणा आ गई। ठीक है, इंक नहीं आई, अभी केवल कलर से हम परिचित करा रहे हैं, तो यहाँ पर ब्लैक हो गया। अब अगर हम इसी चीज से संबंधित तो यहाँ पर एक ब्लू कलर की लाइन भी खींच देते हैं। जैसे कि मैं आपको ये बता देती हूँ, ये हो गया ब्लू। अब यहाँ पर हमने कहा ये भी ब्लू है, तो यहाँ पर हमने कलर से परिचित कराया, तो ये ब्लैक एंड ब्लू ये अवधारणा हो गई। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर। जैसे एप्पल कैसा होता है, एप्पल रेड होता है। टमाटो कैसा होता है, रेड होता है। ये रेड कलर हमने उसको बताया तो उसकी दिमाग में आया। अब उसने कहीं पर भी कोई भी कलर देखा तो रेड से जो मैच कर रहा है, तो वो उसकी अवधारणा कलर से उसकी पहचान करेगा, ये उसकी अवधारणा बन गई। अब उसी अवधारणा के आधार पर वो आगे बढ़ना चाहता है कि मुझे, अब जैसे हर किसी का अपना अलग अलग एक चॉइस होती है, किसी को या फेवरेट कलर होता है, उसको वही अच्छा लगता है। अगर वो बाजार से कपड़े लेने जा रहा है और उसको फेवरेट उसमें अपना कोई भी, जैसे येलो है तो उसको येलो कलर ही सबसे ज्यादा दिखाई देगा, मुझे येलो चाहिए, मुझे येलो चाहिए, उसका दिमाग तुरंत वहीं पर जाएगा क्योंकि उसकी अवधारणा येलो है। तो इस तरीके से अवधारणा व्यक्त करने पर, अवधारणा के आधार पर एक ऐसी युक्ति तैयार करना कि हम इसको किसी और चीज पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब वो खोज करना, जो अप्लाई करना, वो अवधारणा से बाहर जाने के बाद है। यानी कि कहने का मतलब ये है, कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ हमारी अप्रोच होती है, उनके अकॉर्डिंग ही हम अपना सारा वर्क करते हैं, जो कि हमारा यूनिट वाइज होता है, और उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने जो है उन चीजों को देखा कि हमारी अवधारणा क्या है, उस पर खोज करना है, खोज करने के बाद हमें उसको स्पष्ट करना है, स्पष्ट करने के बाद हमारी जो है यहाँ पर एक विस्तृत रूप से उसको आगे ले जाना है, यानी एक नई नीति निकालनी है खोज करने के बाद। और नई नीति निकलने के बाद उसको हमें यहाँ पर मूल्यांकन यानी आंकना होता है कि किस तरीके से हम अपने खुद के ही कार्य के अंतर्गत कितने निपुण अथवा सफल हुए। तो ये 5 चीजें हैं और 5 चीजों को इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। अब मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, जैसे कि यहाँ पर ये छोटा सा मैंने डायग्राम ये दोनों तरह से, हिंदी और इंग्लिश में दोनों तरह से ही बताए हैं ताकि आसानी से समझ में आ सके। 5E मॉडल, 5E मॉडल में हमारे नंबर यहाँ से हमने ये देख लिया है कि ये तो एंगेज हो गया, कोई भी अवधारणा हो गई, हम उस अवधारणा से जुड़ गए। ठीक है, दूसरा एक्सप्लोर हमारा हो गया कि वहां पर हमने किसी भी चीज को इस तरीके से देखा, समझा, परखा, तब जाकर के हमने एक महत्वाकांक्षा अपनी बढ़ाई आगे, और तब जाकर के हमने उसको क्रियान्वित करने के लिए, जहां हम गलत थे क्योंकि हमने शुरुआत की है, हम गलत थे, वहां पर एक शिक्षक का दायित्व बना था कि वो एज ए मीडिएटर की तरह से हमें सपोर्ट कर रहा था। तो यहाँ पर ये हो गया। तीसरा हमारा एक्सप्लेन, कोई भी स्पष्टीकरण कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने ये 2 स्टेप
कर लिए हैं, तब जाकर हम अपनी गलतियों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, कितना सही है कितना गलत है, ताकि आगे एक नई युक्ति सही रूप से निकाल सके। तो ये हमारा हो गया। फिर इलेबोरेट हमारा आ गया। इसके अंतर्गत हमारा एक विस्तृत रूप से जो भी यहाँ पर जटिलताएं थी वो प्रूफ रखने के लिए कि इन सिचुएशन से हम गुजरे थे, तब जाकर के हम यहाँ पर पहुंचे हैं। और ये विस्तृत रूप से है, जो भी हमने युक्तियां अपनाई थी, जो पुरानी हमारी युक्तियां थी या पुराना हमारा ज्ञान था, उसके अंदर हमने नई युक्तियों को या नए ज्ञान को जब ऐड कर दिया हमने, तो वहां पर एक नया ज्ञान निकल करके आता है। तो वो हमारा इलेबोरेट के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। और अंत में तो हमारा यहाँ पर एवेल्युएट हमारा आएगा ही, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, जब तक उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है तब तक वो हमारा ज्ञान अधूरा ही माना जाता है। तो ये सारी चीजें हमारी आते हैं शिक्षण कौशल के अंतर्गत। जो भी हम टीचिंग प्लान तैयार करते हैं, चाहे वो माइक्रो का हो, चाहे मैक्रो का हो, चाहे हमारी कोई भी टीचिंग प्लान हो, वहां पर या फिर उसके अलग जो भी हमारा कक्ष शिक्षण कहलाता है, उसके अंतर्गत हम किस थ्योरी से हम पढ़ाने जा रहे हैं, उन सभी चीजों को अच्छे से, जब तक ये पांचों कंडीशंस उसके अंतर्गत नहीं आएंगी, तब तक हमारा शिक्षण कार्य अपूर्ण माना जाता है। तो यही वो सारी चीजें हैं, वही ये हमारी जो 5 कंडीशंस हैं, इनको 5 मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो ये तो हमारा इंग्लिश में हो गया। हिंदी में अगर हम देखते हैं तो इसको 5 रणनीतियों के नाम से भी जाना जाता है। अब ये बच्चे सस्पेंस में आ जाते हैं एग्जाम में अगर आता है कि आखिर ये ऐसा है क्या, ये समझ में नहीं आ रहा, ये हमने कभी क्लास के अंदर नहीं पढ़ा। बिल्कुल सही बात है, कभी क्लास के अंदर नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये एक नॉर्मली सी चीज है, यही एक नया ज्ञान है। उस नए ज्ञान को, यानी कि पहले जो हमने पढ़ा था ये चीज हमारे सामने नहीं थी, आज हम इस चीज को देख रहे हैं, तो ये नया ज्ञान हो गया। तो यानी पुराना ज्ञान और आज का ज्ञान, इनको मिलाने के बाद हमारा ये रणनीतियां तैयार होती हैं, जो कि वास्तविक रूप से होती हैं और हमारे लिए कंडीशंस है। इन कंडीशंस को हमें पार करना होता है। आज ये 5 मॉडल है, कल को आगे जाकर के कुछ और भी ये बन सकता है। तो यही हमारी रणनीतियां कहलाती हैं, जिसके अंतर्गत संलग्न होना है या जुड़ना है, दूसरा है अन्वेषण करना या खोज करना, तीसरा है समझाना या व्याख्या या स्पष्ट करना, चौथा है विस्तृत या जटिलता, और पांचवा है मूल्यांकन या आंकना। क्योंकि जब तक किसी चीज से हम जुड़ेंगे नहीं, तब तक हम उसकी खोज नहीं कर सकते हैं, और खोज नहीं कर सकते हैं तब तक हम उसको स्पष्ट नहीं कर सकते हैं या व्याख्या नहीं कर सकते हैं। और जब तक व्याख्या नहीं होगी तब तक उसको हम विस्तृत रूप कैसे देंगे, उसके अंदर जटिलता तभी आएगी, क्योंकि तब हम नए ज्ञान को, पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ने के बाद एक तीसरा जो नया और बहुत ही क्लियर हमारी नॉलेज होगी वो निखर करके आएगी। और पांचवा है हमारा मूल्यांकन यानी आंकना। तो ये सारी कंडीशंस एक 5 मॉडल के अंतर्गत या 5 रणनीतियां जो होती हैं उसके अंतर्गत ये निकल करके आती हैं। तो ये तो हमारे यहाँ पर ये 5 मॉडल से संबंधित चर्चाएं थी। इसके साथ साथ मैं आपको एक छोटा सा चार्ट और कलर में वीडियो के लास्ट में रख दूंगी, उसको भी आप देख लीजिएगा। और थोड़ा सा हल्का सा एक ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड के लिए एक छोटी सी डिटेल भी मैं आपको बता दूंगी। तो वो क्या होगी आगे की वीडियो में देखिए आप। तो यहाँ मैं आपको इसको एक बहुत ही आसान से तरीके से बताने जा रही हूँ, कुछ फोटोज दिखाते हुए, कि जब भी आपको आवश्यकता हो आप इसको यहाँ पर वीडियो को रोक करके अपने हिसाब से समझ सकते हैं। अलग अलग फोटोज में आपको दिखाऊंगी। तो ये है क्या चीज, सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, और थोड़ा सा शॉर्ट में, वैसे एक्सप्लेन मैंने अच्छे से कर ही दिया है, लेकिन शॉर्ट में अंत में और बता देती हूँ कि इंटरेक्शंस जो मॉडल वह होते हैं जो इंटरेक्शंस देने के लिए होते हैं। जैसे कि यह जैसे 5 मॉडल एक इंक्वायरी मॉडल होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चे खुद इन्वॉल्व होते हैं, जैसा कि अभी आपको बताया गया था। और जब बच्चा अपने माइंड से कुछ स्टोरी तैयार करते हैं, वो कोई भी स्टोरी हो सकती है, और उससे कुछ अलग से इंक्रीज होता है, जो भी स्टोरी वो अपने दिमाग में स्टोर करते हैं उनसे कुछ ना कुछ इंक्रीज जरूर होता है, जो कि फायदेमंद ही होता है। तो यह एक ऐसा स्टेप होता है जो कि पुरानी नॉलेज से हम एक नई नॉलेज तक पहुंचते हैं, और यही सब 5E मॉडल में होता है। यानी इसी को 5E मॉडल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 5 तरीके से इसकी रणनीतियां तैयार की जाती हैं। इसे शिक्षण में 5 रणनीति इसीलिए कहा जाता है, जो कि 5 तरीके से प्रभावपूर्ण शिक्षण रणनीति बनती हैं। और अंग्रेजी में हर रणनीति शब्द के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं वह ई से ही प्रारंभ होती हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको वीडियो में भी शुरुआत में बता ही दिया है।
तो वो ई से ही प्रारंभ होती हैं, तो इसीलिए उन्हें 5E मॉडल कहा जाता है। और ये 5E मॉडल ही अथवा 5 रणनीतियां ही हमारे शिक्षण को बहुत ही प्रभावपूर्ण तरीके से बनाती हैं। अब जैसे मैं आपको यहाँ पर एक चीज ये दिखा देती हूँ, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं यहाँ पर एंगेज है। सबसे पहले जो हम देखते हैं ये एंगेज होता है। भाई किसी चीज को जब हम जोड़ते हैं तो उसको एंगेज कहा जाता है, संलग्न करना या कार्य में जुड़ना, ठीक है। फिर एक्सप्लोर हमारा आता है इसके अंदर। ये पूरा इसी हिसाब से मैंने आपके सामने डायग्राम भी रखा है ताकि अच्छे से आप देख सकते हैं। अन्वेषण, खोज करना, सर्च करना, क्या है पता लगाना, जो कि खुद करना होता है एक छात्र को। जब ये चीज एंगेज कर लेगा, एक्सप्लोर कर लेगा, उसके बाद एक्सप्लेन करना है उसको, अपने दिमाग के अंदर से उसको व्याख्या करनी है, उसने किया क्या है उस तरीके से उसको एक्सप्लेन करना है। तो ये सारी चीजें जब यहाँ पर आ जाती हैं तो उसके बाद यहाँ पर होता है एलेबोरेट। तो वो चीज जो है एक विस्तृत रूप ले लेती है, वहां पर जो भी समस्याएं होती हैं जटिल होती हैं, क्योंकि यहाँ पर अब क्या है, इनक्रेज करना है एक पुरानी जो रणनीति थी, और या हम कहें कि पुराना जो ज्ञान था उसको एक नई कल्पना के आधार से, नई स्टोरी के आधार से उसके अंदर जोड़ना। तो एक तीसरी जो स्टोरी यानी एक नई रणनीति जो तैयार होती है उसको यहाँ पर कहा जाता है एलोबरेट। और इसके बाद होता है यहाँ पर हम देखते हैं एवेल्युएट, यानी कि किसी भी चीज को जब हमने रखा, देखा, परखा, जांचा, अन्वेषण किया, तो वहां पर उसका मूल्यांकन भी अवश्य होता है कि वहां कितनी गलतियां थी, कितना सुधार हुआ, गलतियों से इनक्रेज हुए या क्या हुआ, ये सारी चीजें होती है। तो इनक्रेज तो होना ही है किसी भी रूप से, चाहे गलती करते हैं तो उसी से ज्यादा इनक्रेज होते हैं क्योंकि उसमें सुधार की गुंजाइश होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आपने पहला डायग्राम देखा। दूसरे डायग्राम में मैं आपको ये बता देती हूँ कि जैसे यहाँ पर 5E लेसन जो हमारे बोर्ड होते हैं उसके अंदर ये साइंटिफिक मेथड होता है, एक स्किल्स इसके अंदर होते हैं, सेफ्टी इनके अंदर होती है। पूरा इस तरीके से बताया गया है कि कैसे भी हम किसी चीज को जोड़ते हैं, संलग्न करते हैं, फिर उसको हम यहाँ पर देखते हैं और उसके बाद फिर व्याख्या करते हैं, उसको हम विस्तृत रूप देते हैं और फिर उसका मूल्यांकन करते हैं। तो जैसे भी जिस चित्र के माध्यम से आपको आसानी से समझ में आए आप उसको रोकिए, देखिए और बनाइए, ठीक है। अब यहाँ पर एक आसान सा तरीका और है, मैं इसको और भी बता देती हूँ। और ये है कि जब भी दिमाग से हम किसी चीज को जोड़ते हैं, कार्य करते हैं, कार्यान्वित करते हैं, तो वहां पर दिमाग में कोई एक अवधारणा आती है, उसी अवधारणा के आधार पर विचार विमर्श किया जाता है। जब अवधारणा उत्पन्न हो जाती है तब जाकर के हम उस पर खोज करते हैं, खोज करने के बाद फिर हम उसकी व्याख्या करते हैं, क्या हमने कहा, किस तरीके से हम, यानी हमने खोज किस चीज के ऊपर की थी, कल्पना कौन सी आई थी। इन दोनों को जब जोड़ने के बाद, यानी कि जो पुराना ज्ञान था उसको जोड़ने के बाद हमने नया ज्ञान लिया था, उस चीज को हमने यहाँ पर एक्सेप्ट किया है, तब इस चीज को यहाँ पर और ज्यादा बढ़ाते हैं, यानी यहाँ पर इनक्रेज हमने किया, आगे और भी ज्यादा होगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर इसका मूल्यांकन किया जाता है। तो ये हमारा इस तरीके से हो गया। तो ये हमने पूरा देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको शो किया है यहाँ पर। बाकी इसके और थॉट्स जो भी हैं ये हैं, यहाँ पर इसको सीधा कर देती हूँ अभी, तो ये और नजदीक कर दिया है मैंने, अब आराम से आपको दिखाई भी दे रहा होगा। अगर उस तरीके से नहीं तो आप यहाँ पर इसको पढ़ करके आराम से और देख सकते हैं और उतार सकते हैं। तो ये इस वीडियो के अंदर मैंने जो है आपको ये पूरी चीजें बताई हैं, डिटेल में बताई हैं कि 5E मॉडल है क्या, या 5 प्रकार की जो रणनीतियां होती हैं ये क्या है। ये आज के समय में इसको देखा जा रहा है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधि के अंतर्गत आता है। अब आप इसको आसानी से किसी भी एग्जाम में दे सकते हो, खासकर ये 2 बार से देखा जा रहा है तो उसमें भी आप अच्छे से देख सकते हो, एक्सप्लेन भी कर सकते हो, खुद भी पढ़ सकते हो, और अगर किसी इंटरव्यू में भी ये पूछा जाता है तो वहां पर भी आप इसको अच्छे से बता सकते हो। तो ये बहुत ही, इससे आसान तरीका और कोई हो ही नहीं सकता है। तो ये मैंने बहुत ही आसानी से समझाने की आपको कोशिश की है। अगर वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आया है और आपके काम का है तो प्लीज आप इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और जहां इसकी आवश्यकता है वहां इसको शेयर भी कर दें। और जो पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को मेरे को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता जाए। अगर आपको कोई भी और भी प्रॉब्लम है किसी टॉपिक को लेकर के तो अपना टॉपिक मुझे कमेंट में जरूर
बताएं ताकि मैं उस चीज को भी क्लियर करने की कोशिश करूं। एक इंफॉर्मेशन और देना चाहती हूं आपको कि मैं जल्दी ही आपके सामने लाइव आने वाली हूं, और एक अपना व्हाट्सएप नंबर और फोन नंबर मैं आपको वही दूंगी जिससे आपसे और मेरी जो दूरियां हैं वो नजदीकी में बनी रहें। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम एक फोन कॉल के जरिए से सॉल्व कर सके, व्हाट्सएप के जरिए से सॉल्व कर सके। साथ ही यहाँ पर जो है हम आपको जो लाइव आएंगे तो उसके लिए अपने अपने क्वेश्चंस तैयार करके रखें ताकि उसमें हर प्रश्न का जवाब आसानी से दिया जा सके। तो उसकी डेट जो है मैं आपको जल्दी ही बताने जा रही हूँ। तो वो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आप समय से आप मेरी हर नोटिफिकेशन को लेते चले जाएं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। नमस्कार।